सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहले हमने हिंदुस्तान के बारे में बात की और सभी इलाकों में जो चरवाहे हैं, जो समुदाय है, घुमंतु समुदाय, बंजारे मध्य में जो लोग हैं, तो उनमें क्या क्या असर पड़ा जब उपनिवेशवाद हुआ और उन्होंने किस तरीके से ये इसका सामना किया या क्या समाधान निकाले, यही चीज हम अफ्रीका में देखेंगे। तो अफ्रीका में चरवाहा जीवन कैसा था, पहले ये बताना चाहूंगा मैं आपको। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो इलाका देख लें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अफ्रीका का इलाका है और यहाँ पर जो अलग अलग प्रजातियां हैं, जो घुमंतु, जो यहाँ जिनको हम बंजारा बोलते हैं, तो यहाँ पर बर्बेर्स, बेदुइन, मूर्स, ताउरंग, बोदा बेफुलानी, काबाबिश, बेजा, डानानकिल, सोमाली, हेरेरो, तस्वाना, जुलू और नामा। तो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो अफ्रीका में एक चरवाहा समुदाय है और ये मसाई समुदाय है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कीनिया और तंजानिया, इसमें मसाइयों का इलाका दिखाया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, अब अफ्रीका, जहां पर दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है, आधी से ज्यादा, और आज भी अगर देखा जाए तो अफ्रीका में 2.25 करोड़ लोग इन चरवाही गतिविधियों से ही रोजी रोटी कमाते हैं। जैसे हमने अभी मैप में देखा, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, ऐसे बहुत जाने माने समुदाय इसमें शामिल है। और ये क्योंकि अगर आप देखें इसका लोकेशन तो मध्य रेखा के बहुत आसपास है, विषुववृत्त के रेखा के आसपास है, यानी कि अगर मैं इक्वेटर कहूं तो यहाँ पर जो इलाका है वो गर्म रहता है मोस्टली। तो अर्ध शुष्क घास, इसके मैदान है, सूखे रेगिस्तान है यहाँ पर, जहां पर वर्षा के अनुसार से खेती करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और फिर उनका दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन बेचते हैं। बाकी और भी काम करते हैं, जैसे यातायात संबंधी हो गया या और भी कोई धंधा करते हैं, खेती भी करते हैं। तो किस तरीके से हिंदुस्तान और अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी ने औपनिवेशिक काल और उसके बाद, उत्तर औपनिवेशिक काल का मतलब होता है औपनिवेशिक काल के बाद में क्या प्रभाव डाले, ये बदलावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये एक मसाई लैंड है। यहाँ पर आप किलिमंजारो पहाड़ देख रहे हैं। अब परिस्थितियां जब बदली तब ये लोग, मसाई लोग, मक्का, चावल, आलू, गोभी और भी जो खाद्य पदार्थ है उन पर निर्भर होते जा रहे हैं अभी। और इसके पहले कुछ और था, ये हल चलाना जो प्रकृति के विरुद्ध मानते थे, फसल उगाने के लिए हल चलाना जमीन पे, इसको विरुद्ध मानते थे। लेकिन अब चीजें चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं। तो ये जो परिवर्तन हमने देखे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक इतने सारे समुदाय हैं तो ऐसा करते हैं कि एक खास समुदाय मसाई, जिनका हम नाम ले रहे हैं, उनको देखते हैं। तो मसाई, ये जो एरिया है कीनिया और तंजानिया, इसमें ये रहते थे और रहते हैं। तो मसाई पशुपालक मोटे तौर पर, जैसे मैंने कहा, पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। तो 3 लाख करीब दक्षिणी कीनिया में और करीब अगर आप समझे कि 1.5 लाख करीब ये तंजानिया में रहते हैं। तो दोनों ही इलाकों में ये आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद जैसे उनके ऊपर पाबंदियां थोपी गई, बंदिशें आई, तो क्या क्या इनके ऊपर हुआ। और उसके बाद सूखा जब आया, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर सूखा या बरसात बहुत कम होती है तो सूखा आता है। तो कैसे चीजें बदली, पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक तंजानिया इलाका है, जिसको तंजानिया कैसे बना इसको बताता हूं। ये तांगानिका
ब्रिटेन ने जो पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके दौरान यहाँ पर उस इलाके पे कब्जा कर लिया जिसपे पहले जर्मन ईस्ट अफ्रीका उस इलाके को कहा जाता था। तो 1919 में ये जो तांगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और 1961 में इसको आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार में इसके साथ मिल गया। ये इलाका जंजीबार के साथ मिला दिया गया। फिर दोनों का नाम जो है फाइनल तंजानिया रखा गया। अब चारागाहों का क्या हुआ, उस एरिया का क्या हुआ जहां पर चारा चरते थे पशु, क्योंकि चारागाह सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले जो मसाई लैंड, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वो उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान मध्य यानी कि स्टेपीज बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के जो साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, उन्होंने अफ्रीका को कब्जे में करने के लिए बहुत जबरदस्त मारकाट की और बहुत सारे इलाकों पे कब्जा करके उसे उपनिवेशों में, कॉलोनीज में तब्दील कर दिया। तो जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका, इसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच ली गई और खींचकर जो मसाई लैंड है उनको दो बराबर बिल्कुल भाग में टुकड़े इसके कर दिए गए और उसके बाद गोरों को बसाने के लिए जो चारागाह है उन पर कब्जा किया गया और मसाइयों को बहुत एक छोटे इलाका जो दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया में आता है वहां पर ढकेल दिया गया, समेट दिया गया। अब जो इनके पास जमीन थी, आप सोचिए औपनिवेशिक शासन के बाद इनके पास जो जमीन थी उसका 60% 60% हिस्सा जो है वो इनसे 60% हिस्सा इनसे ले लिया गया। अब ऐसी इलाके में इनको ढकेल दिया गया या कैद कर दिया गया जो बहुत सूखे थे और ना बारिश हो रही थी, ना ही अच्छे चारागाह यहाँ पर थे। फिर जो 19वीं सदी के जो अंतिम साल है उसमें ब्रिटिश जो कॉलोनीज है या कॉलोनियल जो सरकार है, उसने पूर्वी अफ्रीका में भी जो स्थानीय किसान है उनको कहा कि आप अपना एरिया बढ़ाइए। तो जैसे जैसे खेती का इलाका बढ़ा तो उससे क्या हुआ, उससे फिर से इनकी जो चारागाही वाला एरिया है वो कम हो गया और जो मसाई बड़े ताकतवर हुआ करते थे पड़ोसियों से, वो बिल्कुल तब्दील हो गया। ये सब चीजें चेंज हो गई क्योंकि चारागाह उनके कम हो गए। अब बहुत सारे जो चारागाह है उनको शिकारगाह बना दिया गया, यानी कि हंटिंग एरिया बना दिया गया इन्होंने, औपनिवेशिक सरकार ने। तो कीनिया में जो मसाई मारा और जो सांबुरू नेशनल पार्क है, तंजानिया का बड़ा फेमस पार्क है सेरेनगेटी, ये आज भी आप सुनते होंगे। ये जो शिकारगाह जो है ऐसे ही अस्तित्व में आए हैं, ऐसे ही बने हैं। यहाँ पर ये चरवाहे आ जा नहीं सकते थे, न शिकार कर सकते थे, न जानवरों को चरा सकते थे। अब ये वो वाले जंगल थे जहां पर ये वो वाला काम जहां चरवाही किया कर सकते थे। जैसे अगर आप मैं एग्जांपल लूं तो जो सेरेनगेटी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, उसका 14,760 ये वर्ग किलोमीटर यानी एरिया, इससे भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों को कब्जा करके लिया गया है। अब देखें यहाँ पर ये मसाई दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर घास नहीं है, चीजें नहीं है, तो कैसे वो अपने पशुओं को खिलाएंगे पिलाएंगे और कैसे वो जिएंगे। और बहुत सारी चीज जैसे आसपास के जो नेशनल पार्क बनाए गए उस इलाकों को के पानी वानी या फिर सिंचाई परियोजना का उपयोग भी ये नहीं कर सकते थे। ये सारा का सारा जो रिसोर्सेस थे वो किसके पास जाते थे, वो इन नेशनल पार्क के लिए थे, जहां पर बहुत जबरदस्त इनकी कमाई होती है। 24 करोड़ कीनियन शिलिंग यानी कि लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर, देखिए इतना करीबन पैसा मिल जाता है। ये भी एक चित्र है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मसाई ये नाम कैसे बना है। मसाई माँ शब्द से बना है, माँ वहां पर मतलब होता है माँ साई, यानी कि माँ साई, माँ मतलब मेरे और साई मतलब मेरे लोग। तो ये दूध और मांस पे आश्रित लोग हैं और क्योंकि ऊंचा तापमान है, कम वर्षा, इसके कारण जो बिल्कुल शुष्क यानी कि ड्राई और धूल से भरे बेहद गर्म इलाके ये है जिसमें ये काम करते थे। जैसे मैंने बताया विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के पास का इलाका है और बहुत सारे जानवर हलाक भी हो जाते हैं इसमें। तो ये इनका इलाका है, कैसे वो जीते थे। अब हुआ ये कि अच्छे चारागाह और जल संसाधन उनके हाथ से निकल गए। इससे क्या हुआ कि छोटे जो इलाके हैं जो उनके हाथ में थे उस पर दबाव बढ़ गया। जैसे हमने पहले हिंदुस्तान में भी देखा था कि जैसे खेती का एरिया बढ़ गया
तो बहुत सारे जानवर जिन चारागाहों में आते थे वो चारागाह थोड़े से ही थे, तो एक ही छोटे स्तर पे अगर चारागाह बनेगा तो उसका स्तर गिरेगा। मवेशियों का पेट भरना इतना आसान तो नहीं होगा वहां पे, क्योंकि बहुत सारे मवेशी आ जाएंगे, बहुत सारे चरवाहे वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद सरहदें भी बंद कर दी गई इनके लिए। अब पहले ये था कि 19वीं सदी में चरवाहे बहुत बहुत बड़े एरिया में चरवाही करते थे, अपने रेवड़ को लेके बहुत अच्छी जगह उनके पास थी। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी के जो दशक थे, उसमें जो कॉलोनियल सरकार है, औपनिवेशिक सरकार, उन्होंने आवाजाही पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी। अब वो विशेष आरक्षित इलाकों में मसाइयों को जो चरवाहे हैं, जो मसाई की तरह जो अन्य चरवाहे हैं, उनको बड़े स्पेशल एरिया में रख दिया गया कि ये आपका इलाका है, इस इलाका के आप आसपास आर पार नहीं जा सकते, स्पेशल परमिट आपको दिया जाएगा। इतना आसान भी नहीं था इस परमिट को लेना, बहुत सारी बाधाएं उनको उन्होंने झेली और तंग भी उनको किया जाता था। और अगर नहीं उन्होंने ये रूल्स फॉलो किए तो उनको सजा भी मिलती थी। अब चरवाहे गोरों का जो वाइट्स है उनके इलाकों में, जो खासतौर पे बाजार है, उसमें उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, वो आ नहीं सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, और बहुत बुरा खतरनाक और बर्बर उनके साथ एक तरीके से समझ लीजिए व्यवहार होता था। लेकिन बाहर जो यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर है, वो इन्हें मतलब उल्टा इन्हें खतरनाक और बर्बर मानते थे कि ये लोग बर्बर है, तो उनसे नजदीक ही नहीं रखते थे गोरे। लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि रहना तो वही है, तो अगर रोड बननी है, शहर जो भी काम होना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें तो श्रम किससे लेंगे? इन्हीं लोगों से लेंगे जो वहाँ के नेटिव्स हैं। अब जो नई सरहदें बना दी गई, नए जो बाउंड्रीज बना दी गए, उससे बहुत प्रताड़ित हुए। एक तरीके से उनको लगा कि कैद हो गए। अब अपना ही इलाका है, अपने वही लोग, वहाँ के लोग मेन लोग हैं, और वो कैद होके रह गए। तो इससे उनकी चरवाही पे तो असर पड़ा ही पड़ा, और उसके साथ जो व्यापार वो करते थे चीजों का, उस पर भी बहुत भारी असर पड़ा। तो पहले तो ये, अब तक तो ये केवल चरवाहे मवेशी ही चराते थे और थोड़ा बहुत व्यवसाय भी करते थे, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक शासन ने उन पे बंदिशें लगा दी, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया। अब इलाका बार बार समझिएगा, इलाका जो है ये अफ्रीका इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऐसी जगह आता है अर्थ में जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सूखा वहां पर पड़ता है। और सूखा अगर होगा तो जो जरूरी ये है कि जो मवेशी हैं उनको हरियाली वाली जगह में लाया जाए। अगर वो हरियाली जगह में नहीं लाएंगे, यानी कि घुमंतु स्वभाव इसीलिए तो होता है कि यहाँ से वहां गए जहां पर गर्मी ज्यादा है, जिस समय वहां से दूसरी जगह ले गए, फिर वहां पर अगर गर्मी आ गई तो दूसरी जगह ले गए। तो ये इस तरीके से इनका जो स्वभाव है, उसी से वो अपने आप को बचा सकते थे और साथ में इनको, मवेशियों को बचा सकते थे। लेकिन जैसे ही निश्चित इलाके में इनको कैद कर दिया गया जो औपनिवेशिक शासन में, और यहाँ से वहां वो नए नए रास्तों के लिए वो भटकने लगे। अब बेहतरीन चारागाह तो उनके पास से चले गए, उनको ऐसी जगह पे एक अर्धशुष्क पट्टी में रहने पे मजबूर कर दिया गया जहां पर सूखा हमेशा जिसकी पड़ता था, आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब अच्छा चारागाह मिलने के लिए मैंने जैसे बताया इधर उधर इनको जाना पड़ा, लेकिन जा तो नहीं पाए क्योंकि इनको एक एरिया, गोरों ने बहुत सारा एरिया ले लिया, इनके लिए बहुत कम एरिया छोड़ा। तो बहुत सारे जानवर जो है भूख और बीमारियों से मर जाते थे। एक एग्जाम्पल अगर आप दूं तो 1930 में जो कीनिया के मसाई है उनके पास 7,20,000 मवेशी थे, 8,20,000 भेड़ थे और 1,71,000 गधे थे। लेकिन 1933 और 1934 देखिए 2 ही साल में इनके जो सूखा जो पड़ा, उसके बाद ये जानवर केवल आधे रह गए और जो चरने की जमीन है वो तो सिकुड़ गई। और उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा इन पे असर पड़ा, जानवरों पे खास तौर पे। अब सब पे कैसा असर पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ जगह है वहां पर, या कुछ समुदाय या उनके बीच में जो फॉर्मेशन था उसमें क्या असर पड़ा उसको देखिए। जो औपनिवेशिक काल है उसमें जो बाकी इलाके हैं स्थानों की तरफ, जो मसाई लैंड है, उसमें भी कई जो बदलाव आए, उनसे कई चरवाहों पर असर पड़ा। पहले समझिए कि उपनिवेश बनने के पहले जो मसाई समाज की हम बात कर रहे हैं, वो 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, मतलब 2 भाग में बटा था। एक थे वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था, और एक थे योद्धा यानी कि वॉरियर्स। तो जो एल्डर्स थे उनका काम था कि विचार विमर्श करना और किस तरीके से समुदाय को रखा जाए, कैसे चलाया जाए, ये डिस्कस करते थे। योद्धाओं का काम था कि वो नौजवान थे, मतलब बलिष्ठ जो होते थे नए लड़के, वो अपने कबीलों की हिफाजत करते थे और लड़ाई करते थे, और साथ में वो दूसरे कबीलों से मवेशी छीन कर लाते थे। मतलब
क्योंकि बाकी वहाँ कानून वानून तो था नहीं, तो वहाँ वो मवेशियों को, जितना ज्यादा मवेशी हो उतना ताकतवर, तो मवेशियों को लेके आने का काम या छीन के आने का काम इनका होता था। तो ये समझ लीजिए कि हमेशा जो योद्धा जो भी काम करे, ये अच्छा, ये मर्दानगी का भी सबूत होता था। जो इसमें दिखाता था कि हाँ मैं इतने सारे मवेशी छीन के ले आया, वो मर्दानगी का सबूत था। लेकिन फिर भी ये रहते थे एल्डर्स के नीचे ही। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मसाई के जो मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या ऐसे फैसले लिए जिससे असर पड़ा। उन्होंने क्या किया, कई मसाई जो है उनके उप समूहों के मुखिया यानी कि लीडर तय कर दी, और अपने अपने जो कबीले हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हें दे दी। उसके बाद उन्होंने जो ये योद्धा हमला और लड़ाई करते थे उस पर पाबंदी लगा दी। तो इससे क्या हुआ, वरिष्ठ जन और योद्धा दोनों की परंपरागत जो सत्ता चली आ रही थी उसमें कमजोरी हो गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने ये जो मुखिया बनाए थे वो अपना काम करने लगे, क्योंकि उनके पास तो एक नियमित आमदनी थी जो अंग्रेजी सरकार या उपनिवेश से आ रही थी। उन्होंने जानवर खरीदे, साजो सामान खरीदे, बाकायदा उनके घर वो शहर चले गए, वहां पर अपना अच्छा पैसा कमाते थे, बीवी बच्चे गांव में रहते थे, और मतलब अच्छी तरीके से वो आमदनी कमा रहे थे, जिनको मुखिया बनाया गया था। अब जो चरवाहों की अगर जिंदगी देखें, जो केवल जानवरों के सहारे जिंदगी व्यतीत करते थे, उनकी हालत तो बहुत अलग थी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। वो कर्ज ले लेके काम किया करते थे, या फिर इधर उधर छोटा मोटा काम कर लिया, या कोयला जलाने का काम कर लिया, या कोई भवन निर्माण का काम कर लिया, वो करना पड़ता था। तो इस तरीके से मसाई समाज के जो दोनों स्तर है उसमें बदलाव आया। पहला जो है कि वरिष्ठ जन और योद्धा जो है उनके बीच में जो फर्क था वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। खत्म नहीं भी हुआ तो अस्त व्यस्त तो जरूर हो गया। दूसरा, जैसे मुखिया हो गए या फिर जो मेन लोग हो गए जिनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, वो अमीर होते गए और बाकी लोग गरीब होते गए। तो दोनों जो हमने जानकारी ली हिंदुस्तान की और अफ्रीका की, उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी बदलाव आया आधुनिक विश्व में, खासतौर पे औपनिवेशिक काल में, उसमें चरवाहा समुदायों पे बहुत असर पड़े। जो कानून उन पे लगाए गए या सीमाएं बांध दी गई, उससे उनका चरवाही का काम बहुत मुश्किल हो गया। सूखा जब पड़ता था तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ देते थे। आने जाने की बंदिशें थी उनके लिए, तो उनको नया चारागाह ढूंढना पड़ता था। लेकिन चरवाहे कुछ तो हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को खुद इस हिसाब से ढाल लिया। वो अपनी आवाजाही का रास्ता बदल देते थे, और क्योंकि उनको ऐसे कई, जैसे मसाई मैंने कहा, और बाकी ऐसे समुदाय हैं जो राजनीतिक दबाव भी डाल लेते थे, और इनका संघर्ष जारी रहा, और अपना हिस्सा भी इन्होंने मांगा, ऐसी बात नहीं। तो चरवाहे, ध्यान रखिए, ये अतीत के कोई अवशेष नहीं है कि हाँ ये बचे कुछ है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहां पर यही रह सकते हैं और यही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो पर्यावरणवादी है या अर्थशास्त्री काफी गंभीरता से लेते हैं इस चीज को, कि जो घुमंतू चरवाहों की जो जीवन शैली है, दुनिया के जो बहुत सारे पहाड़ है और सूखे इलाके हैं, उसमें जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो ये जयपुर राजमार्ग पर आप देखिए, रायका गडेरिया जा रहे हैं। ऐसी, जैसे मैंने बताया था आपको, जम्मू से आप जब श्रीनगर जाए तो बहुत सारे आपको गुजर बकरवाल वहां आपको दिख जाएंगे। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से चरवाहों की जिंदगी में चेंज आया, औपनिवेशिक काल में क्या क्या हुआ, और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि चरवाहों की जिंदगी कितनी जरूरी है। केवल हम बाकी चीजों के बारे में, हम हिस्ट्री में या इतिहास में बात कर लेते हैं, लेकिन हर समुदाय, हर समूह के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।